आज से ठीक 2 दिन पहले मतलब कि 29 ऑफ सितंबर को भारत सरकार के द्वारा जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, जिसे कि यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के नाम से जानते हैं, तो उनकी ब्याज की दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आज की इस वीडियो में ये जो बदलाव किए गए हैं इनकी ब्याज की दरों में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या इससे आपका नुकसान होगा या फिर एक ओके टाइप की सिचुएशन है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इस 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीमों में आपको कितना ब्याज मिलेगा, ये भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे न जाने कितनी बारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि भैया टीडीएस का क्या हिसाब किताब रहेगा, इस पे टीडीएस लगेगा कि नहीं, इस पे लगेगा कि नहीं, और जो इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के ज़रिए उस पर टैक्स देना है कि नहीं। तो ये वाला जो सवाल है इसका भी जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कुल मिला के आज की इस एक वीडियो के ज़रिए आपको पोस्ट ऑफिस स्कीम से रिलेटेड कई सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो जानने को मिल जाएंगी। तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपको कितना कितना ब्याज मिलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, वैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीमें हैं उनमें से सिर्फ एक स्कीम के ब्याज की दरों में बदलाव किया गया है और उस स्कीम का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि आरडी अकाउंट। सिर्फ उसी के इंटरेस्ट रेट को बदला गया है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी स्कीमें हैं उनकी जो ब्याज की दरें पहले थी वही अभी भी है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो आरडी अकाउंट है इसका जो इंटरेस्ट रेट है इस टाइम पर वो है 6.7% का, जो कि पहले 6.5% का था। तो बस इसी में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। बाकी इसके अलावा चाहे टाइम डिपॉजिट हो, मंथली इनकम स्कीम हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना हो, एनएससी हो, केवीपी हो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वाला हो, तो इनमें से किसी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। जो पहले मिल रहा था वही ब्याज अभी भी मिल रहा है। आप सभी इस वक्त अपने अपने स्क्रीनों पे इन सभी स्कीमों की जो ब्याज की दरें हैं जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक मिलने वाली हैं वो आप देख रहे होंगे। अच्छा, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आपको कितना ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीमों पे, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कई सारे लोगों के मन में आता रहता है कि ये जो ब्याज की दरें जो बदल जाती हैं, तो हमने तो लाइक साल 2 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, तो क्या अब हमारी भी बदल जाएंगी इससे? तो देखिए, ऐसा नहीं होता। कुछ एक आध स्कीमों में ही जो चेंजेस होते हैं वो लागू होते हैं। अदरवाइज़ आपने जिस टाइम पर अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट किया था उस टाइम पर जितना ब्याज आपको मिल रहा था वही ब्याज आपको पूरे मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। अब किस किस में चेंजेस आ जाते हैं, तो देखिए, जैसे आपका सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, फिर उसके बाद ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, तो इनमें चेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ बाकी के जितने भी हैं तो उनमें जो भी इन्वेस्ट करते टाइम आपको ब्याज मिलता है वही पूरे मैच्योरिटी टाइम तक आपको मिलता रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं ज़रा मेन मुद्दे पे कि ये जो इंटरेस्ट रेट जैसे आरडी का बढ़ाया है इसमें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है या फिर ये ओके टाइप की सिचुएशन है? तो देखिए, अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो ये जो आरडी का बढ़ाया गया ना, ये एक ओके टाइप की सिचुएशन है। इससे ना ही आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ना ही आप कभी नुकसान में रहने वाले हैं। एक बिल्कुल ठीक ठाक सी सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स की आरडी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर सरकारी बैंकों के 5 साल वाले आरडी में इस टाइम पे आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 0.2% एक्स्ट्रा कमाने का मौका जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो जो हमारे देश के 2 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक, तो अगर आप इनकी आरडी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको 7% का ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप इसे सरकारी बैंकों से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे प्राइवेट बैंकों की आरडी से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको 0.3% कम मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात भी नहीं है, एक ओके टाइप की सिचुएशन है। लेकिन अगर फिर भी मेरी एडवाइस आप माने तो आपको इस वाली आरडी से दूर ही रहना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए इसमें इन्वेस्ट। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो जब आपको HDFC और ICICI बैंक की आरडी में 7% का पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आप क्यों इसकी तरफ जा कर के अपना 0.3% का जो नुकसान है वो करवा रहे हैं? देखिए, वो भी पूरी तरह से सेफ़ है
आरबीआई उनको अपने क्या कहते हैं उस सेफ वाली लिस्ट का आपने सुना ही होगा, उसमें ऑलरेडी उनको डाल चुका है। मतलब आरबीआई के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित बैंक है हमारे देश के, एसबीआई के बाद। तो जब आरबीआई उसको एसबीआई की टक्कर का मान रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही मान रहा होगा ना। तो सेफ्टी तो पूरी है उसमें, और आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ लिक्विडिटी भी अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस का क्या है कि अगर आपने डाल दिया तो 3 साल से पहले तो भूल जाइए, बस एक डेथ के केस में निकलेगा, अदरवाइज़ तो निकलेगा ही नहीं पैसा। यहाँ पर अगर आपने आज डाला और अगर आपको 6 महीने के बाद, साल भर के बाद भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आप पैसा निकालना चाहते हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेनल्टी थोड़ी बहुत दे करके निकल जाएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में तो चांस ही नहीं बनता। तो लिक्विडिटी बड़ी ख़राब है पोस्ट ऑफिस की, जबकि इसमें आपकी लिक्विडिटी भी अच्छी रहेगी और इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। और पोस्ट ऑफिस में तो सिर्फ 5 साल की आरडी का ऑप्शन है, जबकि इसके अंदर तो आपको जितना भी टाइम पीरियड का चाहिए, अगर आपको साल 2 साल करवाना तो साल 2 साल करवाइए, 3 साल करवाना 3 साल करवाइए। इंटरेस्ट रेट आपको सब में अच्छा ही देखने को मिलेगा। इवन अगर आप 5 साल से कम के लिए करवाना चाहते हैं तो सरकारी बैंकों की आरडी में भी आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस का तो आप जानते ही बस 5 साल है। हाँ, उससे ज़्यादा के लिए अगर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो आप हो सकता है, लेकिन 5 साल से कम के लिए पोस्ट ऑफिस में कोई जगह नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस की लिक्विडिटी भी ख़राब है, इंटरेस्ट रेट भी कुछ खास नहीं मिल रहा, और जो एक इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो भी इसका उतना कुछ वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको इग्नोर ही करना चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं इसके इस आरडी स्कीम में भी। हाँ, अगर ये शायद 7% तक अभी पहुंच जाए, थोड़ा और ऊपर पहुंच जाए, जब इसका और प्राइवेट बैंकों की आरडी का इंटरेस्ट रेट सेम हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि चलो इसका भी थोड़ा बहुत पलड़ा भारी है, लेकिन अभी ये उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से काम करनी है। बाकी अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बैंक्स के जो 5 साल के आरडी है उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है, तो एक ओके टाइप की सिचुएशन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपने ये भी समझ लिया कि आपके लिए ये जो बदलाव किए गए हैं ब्याज की दरों में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, या एक ओके टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे टीडीएस के बारे में, और जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के ज़रिए उसमें टैक्स का क्या हिसाब किताब रहता है। तो देखिए, ये सवाल मुझसे कई सारे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, तो इसका मैं फाइनली जवाब दे रहा हूँ। तो जितने भी लोगों के मन में इस तरह का कोई डाउट है तो वो इस वीडियो के ज़रिए अब उनका क्लियर हो जाएगा। टीडीएस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सभी स्कीम्स में लगता ही है, फिर भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आरडी अकाउंट को अगर हम देखते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, तो इसमें बिल्कुल टीडीएस कटेगा आपका, लेकिन आपको एक रूल भी पता होना चाहिए कि 40,000 रुपये से जब ज़्यादा का ब्याज हो जाता है 1 साल के अंदर में, तब जाकर के टीडीएस लगता है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये से क्रॉस होना चाहिए। इससे नीचे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अगर इससे कम ब्याज आ रहा है 1 साल के अंदर में, तो आप किसी भी स्कीम में डाल दीजिए, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तभी टीडीएस की बात होगी। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का ब्याज 40 से ऊपर जाएगा और 50 से ऊपर जाएगा अगर सीनियर सिटीजन है, तो उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आरडी अकाउंट है तो बिल्कुल लगेगा। इसके अलावा आपने टाइम डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है तो उसमें भी आपका जो टीडीएस है वो कटेगा ही कटेगा। और टीडीएस कटेगा इसका मतलब है कि जो रिटर्न्स हैं वो भी टैक्सेबल होंगे, यानी कि जो ब्याज आप कमा रहे हैं वो भी टैक्सेबल होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो मंथली इनकम स्कीम है उसमें भी जो आप ब्याज कमाते हैं वो टैक्सेबल होता है, और टीडीएस जो है वो आपका इसमें भी कटता है। फिर इसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है टैक्स के लिहाज से, क्योंकि इसमें ना ही आपका टीडीएस कटेगा और ना ही इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। मतलब कि मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी पैसा आपको मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा और कभी भी आपका इसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो टैक्स के मामले में ये स्कीम बहुत अच्छी है। फिर इसी के साथ जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, जो छोटी बच्चों मतलब जो गर्ल चाइल्ड के लिए जिसको बनाया गया है, तो इसमें भी यही हिसाब किताब है, कोई टैक्स नहीं लगता और टीडीएस वगैरह भी नहीं कटता। फिर इसके बाद आइए आप एनएससी के ऊपर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसका इनकम जो है वो टैक्सेबल ज़रूर है, लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा इसमें आपका। फिर इसके बाद में किसान विकास पत्र, इसका भी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, मतलब जो ब्याज कमाएंगे आप वो टैक्सेबल है, लेकिन टीडीएस इसमें भी नहीं कटेगा। फिर इसके अलावा जो बच जाता है हमारे पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की भी जो इनकम है वो बिल्कुल टैक्सेबल है और टीडीएस भी इसमें कटेगा। फिर इसके बाद में आता है हमारा एक जो लेटेस्ट अभी एक स्कीम आई महिला सम्मान वाली, तो उसमें भी जो इनकम मिलेगा वो टैक्सेबल है और टीडीएस भी कटेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें मैक्सिमम तो 2 ही लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर आप कितना ही ब्याज, तो 40 से तो कभी जीवन में क्रॉस करेगा ही नहीं वो, तो 40-50 से जब क्रॉस करेगा ही नहीं उसका ब्याज, तो टेक्निकली अगर हम मतलब वैसे देखें तो कभी टीडीएस लगना नहीं चाहिए बस। लेकिन हाँ, वो ऐसे बता दिया उन्होंने कि टीडीएस लगेगा।
लगेगा। यहाँ पर एक छोटा सा रूल और भी इनका आया है कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ पर है वो, बट मैंने कहीं देखा था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और जो ये महिला सम्मान वाली स्कीम है, अगर किसी मान लो एक लेडी ने इन्वेस्ट किया हुआ है सीनियर सिटीजन वाले में भी और उन्होंने अपने ही नाम पे महिला वाला भी खरीदा हुआ है, तो इन दोनों का ब्याज कंबाइन करके देखा जाएगा तब। तो अगर इन दोनों का ब्याज जो मिला करके अगर मान लो 40 या 50 से क्रॉस कर जाता है तो फिर उनको उनका जो TDS है वो कटेगा उसके अंदर में। तो ये एक थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं एक अलग सी सिचुएशन है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि किस में क्या लगेगा, किस में क्या नहीं लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमारे जितने भी टारगेट्स थे वो सारे टारगेट्स सब हमने अचीव कर लिए हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि किसके ऊपर TDS लगेगा, नहीं लगेगा, रिटर्न्स किसके टैक्सेबल है, नहीं है, नया इंटरेस्ट रेट क्या है, पुराना इंटरेस्ट रेट क्या था, अब जो ये कुछ बदलाव किए गए हैं ब्याज की दरों में, ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है या फिर ओके ओके टाइप की सिचुएशन है। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं वो अब अचीव हो चुके हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।